जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड जेएसएससी एनएम का एग्जाम देने वाले तो ये आज आपके लिए शानदार वीडियो होने वाली है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत में सहायक नर्स दाई, जिसको आप कहेंगे एनएम, प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1953, 1956, 1966 या फिर 1975 में? तो बताएंगे कि भारत में सहायक नर्स दाई एएनएम प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर लगाएंगे 1950 के दशक में। कब? तो 1950 के दशक में। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, उपकेंद्र सामान्यतः कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 2000, 3000, 5000 या फिर 10,000? तो उपकेंद्र, जिसको आप सब सेंटर कहेंगे, सामान्यतः कितनी जनसंख्या को कवर करता है? कितनी जनसंख्या को कवर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5000। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा 5000। अगला है, पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? 2000, 3000, 5000 या फिर 8000? तो पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में एक उपकेंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है? कितनी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3000। कितना होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 3000। याद रखेंगे। अगला है, एएनएम का मुख्य कार्य क्षेत्र इनमें से कौन सा है? शहरी अस्पताल, उपकेंद्र, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल? तो एएनएम का मुख्य कार्य क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? एएनएम का मुख्य कार्य क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उपकेंद्र। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उपकेंद्र। आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। हम आपके लिए तब तक प्रयास कर सकें जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िए। निश्चित ही बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। कहां मिलेगी पीडीएफ? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूछा गया है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए प्रयुक्त हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी या फिर ऑक्सीटोसिन? तो आपको बताना है कि गर्भावस्था की पुष्टि के लिए प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है। क्या पूछा गया है? तो गर्भावस्था की पुष्टि के लिए प्रयुक्त हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो सही उत्तर लगाएंगे एचसीजी। याद रखेंगे। अगला है, टीटी का टीका गर्भवती महिला को क्यों दिया जाता है? खसरा से बचाओ, टिटनेस से बचाओ, पोलियो से बचाओ या फिर एनीमिया से बचाओ? तो आसान प्रश्न है, सभी को पता है कि टीटी का जो टीका है टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है। क्या हो जाएगा? तो टिटनेस से बचाओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, आयरन फोलिक एसिड की गोली गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने mg आयरन के साथ दी जाती है? 30 mg, 60 mg, 100 mg या फिर 150 mg? तो आयरन फोलिक एसिड की गोली गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने mg आयरन के साथ दी जाती है? कितने mg हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा 60 mg। आयरन फोलिक एसिड की गोली गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने mg आयरन के साथ दी जाती है? तो 60 mg हो जाएगा। प्रसव पूर्व देखभाल में न्यूनतम कितनी जांचें आवश्यक मानी जाती हैं? WHO की नई गाइडलाइन के अनुसार कम से कम आपको बताना है। तो प्रसव पूर्व देखभाल में न्यूनतम कितनी जांचें आवश्यक मानी जाती है? 2, 4, 6 या फिर 8? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 8। कितना लगाना है? तो 8 लगाना है। नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना माना जाता है? 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg या फिर उससे अधिक 3.5 kg? तो आपको बताना है कि नवजात शिशु का सामान्य जन्म भार कितना माना जाता है। कितना माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 kg या फिर उससे अधिक। कितना? तो 2.5 किलो या फिर उससे अधिक। अगला है, निम्न में से कम जन्म भार की परिभाषा क्या है? कम जन्म भार पूछा गया है। अभी आपको मैंने बताया कि कितना माना जाता है, तो बताया था कि कितना, तो 2.5 kg से क्या होता है, तो उससे अधिक माना जाता है। लेकिन यहां पर जो होगा क्या,
तो निम्न से कम जन्मभार की परिभाषा क्या? कम जन्मभार की परिभाषा क्या पूछा गया है? तो कम जन्मभार की परिभाषा पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा जब 2.5 केजी से कम होगा। क्या? तो जब 2.5 केजी से कम होगा तो क्या होगा? कम जन्मभार। अगला है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव हेतु दिया जाता है? पोलियो, तपेदिक, डिप्थीरिया या फिर खसरा। तो बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव हेतु दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है तपेदिक से बचाव के लिए। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव हेतु दिया जाता है? तो तपेदिक से बचाव के लिए। ओपीवी जिसको आप कहते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, ओरल या फिर सबक्यूटेनियस बताएंगे आपकी। ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन किस मार्ग से दिया जाता है? किस मार्ग से दिया जाता है? तो ओरल हो जाएगा। क्या होगा? तो ओरल होगा। डीपीटी का टीका किस किस रोग से बचाव करता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा, मम्पस या फिर रूबेला, टीबी, पोलियो, टेटनस, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, कॉलरा। आपको बताना है कि डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव करता है? डीपीटी का टीका किस किस रोग से बचाव करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस हो जाएगा। डीपीटी का जो टीका है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव करता है। विटामिन ए की पहली खुराक बच्चे को कब दी जाती है? विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को कब दी जाती है? जन्म पर 6 माह, 9 माह या फिर 1 वर्ष। तो विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है बच्चों को कब दी जाती है? तो 9 माह पर। कब? तो राइट आंसर लगाएंगे 9 माह। अगला है, पूर्ण स्तनपान की अवधि कितनी है? पूर्ण स्तनपान की अवधि कितनी है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 9 माह। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो 6 माह हो जाएगा। पूर्ण स्तनपान की अवधि कितनी है? तो पूर्ण स्तनपान की अवधि 6 माह हो जाएगा। ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? बुखार, दस्त, डायरिया, खांसी या फिर एनीमिया। तो ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? ओआरएस का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो दस्त या फिर डायरिया हो जाएगा। अगला है, एआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एआरआई का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो एआरआई का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कौन सा है? नसबंदी, कॉपर्टी, ट्यूबेक्टोमी या फिर वेस्क्टोमी। तो परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कौन सा है? परिवार नियोजन का अस्थायी साधन पूछा गया है तो कॉपर्टी हो जाएगा। परिवार नियोजन का अस्थायी साधन कॉपर्टी हो जाएगा। कॉपर्टी गर्भाशय में कहां स्थापित किया जाता है? सर्विक्स, योनि, गर्भाशय गुहा या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो कॉपर्टी गर्भाशय में कहां स्थापित किया जाता है? तो कॉपर्टी गर्भाशय में कहां स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय गुहा में। कहां पर? तो गर्भाशय गुहा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर्टी गर्भाशय में कहां स्थापित किया जाता है? तो गर्भाशय गुहा सही उत्तर होगा। जेएसवाई योजना का पूर्ण नाम क्या है? जेएसवाई योजना का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? तो जेएसवाई योजना का पूर्ण नाम है जननी सुरक्षा योजना। क्या है? तो जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? एपीएच, पीपीएच, पीआईएच या फिर आईयूजीआर। तो प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को क्या कहेंगे? तो प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव को कहेंगे पीपीएच। क्या कहेंगे? तो पीपीएच कहेंगे। पीपीएच का अर्थ क्या है? पीपीएच का अर्थ क्या है? तो पीपीएच का जो अर्थ हो जाएगा ये क्या होगा? पीपीएच का अर्थ हो जाएगा क्या? तो पोस्टपार्टम हेमोरेज हो जाएगा। राइट आंसर याद रखेंगे। अगला है, नवजात को जन्म के कितने समय के भीतर स्तनपान शुरू कराना चाहिए? 24 घंटे, 12 घंटे, 1 घंटे या फिर 6 घंटे। कितने घंटे भीतर? तो 1 घंटे भीतर। क्या हो जाएगा? तो 1 घंटे के भीतर। कंगारू मदर केयर किसके लिए उपयोगी है? मोटे शिशु, कम जन्मभार शिशु, 1 वर्ष के बच्चे, केवल जुड़वा शिशु। तो कंगारू मदर केयर क्या पूछा गया है? तो कंगारू मदर केयर पूछा गया है। तो कंगारू मदर केयर क्या हो जाएगा? तो कम जन्मभार शिशु हो जाएगा। पल्स पोलियो अभियान भारत में पहली बार कब शुरू हुआ? तो पल्स पोलियो अभियान भारत में पहली बार कब शुरू हुआ? तो 1995 में। कब? तो 1995 इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1978, 1985, 1990 या फिर 1995 में।
तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। कब? तो 1985 सही उत्तर होगा। खसरा, जिसको आप मेजल्स कहेंगे, का टीका बच्चों को पहली बार किस आयु में दिया जाता है? 6 माह, 9 माह, 12 माह या फिर 16 माह? खसरा का टीका पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो खसरा का टीका बच्चों को पहली बार किस आयु में दिया जाता है? किस आयु में दिया जाता है? तो 9 माह पर। कब? तो 9 माह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एमआर वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? एमआर वैक्सीन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो एमआर वैक्सीन किन रोगों से सुरक्षा प्रदान करते? मिजल्स, रुबेला, मिजल्स, मम्स या फिर रुबेला प्लस पोलियो, मिजल्स या फिर टीबी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, एमआर दिया हुआ है। क्या? तो एमआर दिया हुआ है, तो राइट आंसर होगा मिजल्स और रुबेला हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पेटावेलेंट वैक्सीन कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो पेटावेलेंट वैक्सीन कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? तो 5 रोगों से। कितने? तो पेटावेलेंट वैक्सीन कितने रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा 5 रोगों से। पेटावेलेंट वैक्सीन में निम्न से कौन सा रोग शामिल नहीं है? हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, पोलियो या फिर पर्टुसिस? तो पेटावेलेंट वैक्सीन में निम्न से कौन सा रोग शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो पेटावेलेंट में पोलियो शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो पोलियो, जबकि हेपेटाइटिस बी भी है, एचआईवी भी और पर्टुसिस भी है, तो याद रखेंगे। डीपीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है? 9 माह, 12 माह, 16 से 24 माह या फिर 5 वर्ष? तो डीपीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है? डीपीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है? तो 16 से 24 माह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला है, विटामिन ए की कुल निर्धारित खुराकें भारत के यूआईपी अनुसार कितनी है? 5, 7, 9 या फिर 12? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे 9 हो जाएगा। क्या? 9 होगा सही उत्तर। हेपेटाइटिस बी का जन्म डोज कब दिया जाता है? 7 दिन में, 48 घंटे में, 24 घंटे के भीतर या फिर 1 सप्ताह में? तो हेपेटाइटिस बी का जन्म डोज कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? तो 24 घंटे के भीतर। हेपेटाइटिस बी का जन्म डोज कब दिया जाता है? तो 24 घंटे के भीतर। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको आप कहेंगे JSS, कब शुरू किया गया? 2005, 2008, 2011 या फिर 2015 में? तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? कब शुरू किया गया? तो 2011 में। कब शुरू किया गया? तो 2011 में। PMSME, जिसको आप कहेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, किस तिथि को आयोजित होता है? हर महीने की 1 तारीख, हर महीने की 5 तारीख या फिर हर महीने की 9 तारीख? तो क्या लगाएंगे? तो सही उत्तर लगाएंगे हर महीने की 9 तारीख को। क्या होगा? तो हर महीने के 9 तारीख को, याद रखेंगे। अगला है, एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीबी रोकथाम, कुपोषण रोकथाम, एनीमिया नियंत्रण या फिर मातृ मृत्यु रोकथाम? तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या हो जाएगा? तो एनीमिया नियंत्रण लगाएंगे। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एनीमिया नियंत्रण हो जाएगा। ICDS कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1965, 1975, 1985 या फिर 1995 में? कब शुरू हुआ? तो 1975 में। कब? तो ICDS कार्यक्रम की बात होगी तो 1975 राइट आंसर होगा। आंगनवाड़ी कार्यक्रम, बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किस मंत्रालय या फिर विभाग के अंतर्गत कार्य करती है? क्या होगा राइट आंसर? तो महिला एवं बाल विकास विभाग हो जाएगा। अगला है, VHND, जिसको आप कहेंगे विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, का आयोजन कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आंगनवाड़ी केंद्र पर। कहां पर? तो आंगनवाड़ी केंद्र। आशा कार्यकर्ता का चयन किसके द्वारा किया जाता है? जिला कलेक्टर, ग्राम सभा, सांसद या फिर डॉक्टर? तो आशा कार्यकर्ता का चयन किसके द्वारा किया जाता है? आशा कार्यकर्ता का चयन किया जाता है किसके द्वारा? तो ग्राम सभा के द्वारा। किसके द्वारा? तो ग्राम सभा हो जाएगा। अगला है, SVA का पूर्ण रूप क्या है? SVA का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो SVA का पूर्ण रूप है स्किल्ड वर्थ अटेंडेंट। क्या होगा? तो स्किल्ड वर्थ अटेंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षय रोग टीबी की पुष्टि हेतु सबसे विश्वसनीय प्रारंभिक जांच क्या है? ब्लड टेस्ट, स्पेक्ट्रम एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट या फिर एक्सरे ओनली?
तो 6 रोग। क्या पूछा गया? टीबी की पुष्टि हेतु सबसे विश्वसनीय प्रारंभिक जांच क्या है? क्या हो जाएगा? तो स्पुटम एग्जामिनेशन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है मॉन्टेक्स टेस्ट किस रोग की पहचान हेतु किया जाता है? क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा क्या? तो टीबी हो जाएगा। क्या? तो टीबी। कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी का कारक जीवाणु कौन सा? क्या कहा जाएगा? तो लेप्रोसी का कारक जीवाणु कौन सा है? लेप्रोसी का क्या हो जाएगा? तो लेप्रोसी का होगा क्या? क्या? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्र हो जाएगा, राइट आंसर, याद रखेंगे। क्या? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसुई इसका राइट आंसर होगा। गलती नहीं करेंगे, जरूर याद रखेंगे। अगला है डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू रोग जो फैलता है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो एडीज हो जाएगा। क्या होगा? तो एडीज होगा। फाइलेरिया हाथीपांव जिसको कहेंगे आप, किस मच्छर से फैलता है? एडीज, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, सैंड फ्लाई। तो फाइलेरिया किस मच्छर से फैलता है? फाइलेरिया जो फैलता है किस मच्छर से फैलता है? तो ये क्यूलेक्स हो जाएगा। फाइलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो क्यूलेक्स होगा। काला आजार किस वाहक से फैलता है? काला जार, क्या पूछा गया? तो काला जार किस वाहक से फैलता है? काला जार जो फैलता है सैंड फ्लाई से। किससे? तो सैंड फ्लाई से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स स्क्रवी एनीमिया। तो आयोडीन की जो कमी से होता है रिकेट्स स्क्रवी घेंघा या फिर एनीमिया। तो आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। क्या होगा? होता है तो घेंघा। ओआरएस का घोल मुख्य उद्देश्य क्या है? ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुखार कम करना, शरीर में पानी व लवण की कमी पूरी करना, दर्द कम करना, संक्रमण रोकना। तो ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा क्या? तो शरीर में पानी व लवण की कमी पूरी करना। ओआरएस घोल का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो शरीर में पानी व लवण की कमी पूरी करना। उच्च रक्तचाप किस स्तर से ऊपर माना जाता है? उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन पूछा गया है, तो राइट आंसर लगाएंगे हाइपर, यानी कि उच्च रक्तचाप किस स्तर से ऊपर माना जाता है? तो बताना है आपको कि उच्च रक्तचाप किस स्तर से ऊपर माना जाता है, जिसको आप हाइपरटेंशन कहते हैं। तो याद रखेंगे जब 140 से 90 से ऊपर जाती है, यदि रीडिंग क्या होती है 140 भाई कितना हो जाता है? तो 90 से ऊपर जाता है, तो इस स्टेज 2 यानी कि हाइपरटेंशन, जिसको आप कहेंगे गंभीर उच्च रक्तचाप के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 140 से कितना? तो 90 हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सामान्य कितना होता है? तो सामान्य जो होगा 120 से कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। और सामान्य के बाद बढ़ा हुआ जब होगा तो 120 से 129। और जब हाइपरटेंशन यानी कि जब क्या होगा यहाँ पर स्टेज 2 जब सबसे यानी कि गंभीर होता है, हमने आपको बताया कि 140 या फिर उससे अधिक क्या हो जाएगा? तो 140 से 90 लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज हम 50 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। कितने? तो 50। आगे के जो प्रश्न है कल की वीडियो में हम कंप्लीट करवाने वाले हैं 51 नंबर प्रश्न से। तो ये वीडियो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।